नटशेल में पिछले टर्म में बताया कि देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है, जैसे कोई हमसे पूछे, लिखेंगे नहीं समय बचेगा, कोई हमसे पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेन, आई विल मेजर विद द स्केल एंड टेल यू द लेंथ ऑफ द पेन इज दिस मेनी सेंटीमीटर्स। किसी ने पूछा व्हाट इज द मास ऑफ द सेल फोन, तो हमने इसको वे किया और बता दिया कि इट इज 240 ग्राम और वॉट एवर। Right? So looks like that length of the pen is 17 centimeter. Whatever I wrote, I wonder what I must have written. Mass of the cell phone is 240 gram. Temperature of the room is 26 degree centigrade. ये सारी क्वांटिटी, कोई ने हमको पेन की लंबाई पूछी, किसी ने हमको सेल फोन का मास पूछा, किसी ने रूम का टेम्परेचर पूछा, हमने मेजर करके इंस्ट्रूमेंट से लिख दिया। क्या इसके अलावा हमको कुछ और बात बतानी पड़ेगी इसके बारे में? मतलब कहने का इंटेंशन ये है कि कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनका कंप्लीट नॉलेज, जिनके बारे में हमको पूरा पता लग जाता है विद देयर मैग्नीट्यूड अलोन। केवल मैग्नीट्यूड जानने से उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाती है, जैसे पेन की लेंथ, सेल फोन का मास और ये और वो और ये सब चीजें। बट एज अपोज टू देम देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज, जैसे कि हमने एक छोटा सा यहाँ डायग्राम बना देते हैं कि इन अ फील्ड ऑफ क्रिकेट, इन अ फील्ड ऑफ, ओके व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, या in a cricket field, if some fielder has to be displaced, there are lots of boundary being scored in this area, और एक फील्डर यहाँ पे है, वो फील्डर से कहा जाए कि भाई तुम थोड़ा डिस्प्लेस हो जाओ। किसी ने उसको फ़ोन करके बोला, लेट से आगे के ज़माने में ये सुविधा मिल जाती है, और उसने कहा कि तुम 30 मीटर डिस्प्लेस हो जाओ, तो ये क्या वो फील्डर अपने को डिस्प्लेस कर लेगा? आंसर इज़ नो, क्योंकि अब वो पूछेगा कि हमको साथ साथ 30 मीटर के साथ साथ ये बताइए कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो कहेगा 30 तो ठीक है, पर आप हमको कंप्लीट नॉलेज के लिए बताइए 30 ईस्ट चले जाओ। कहाँ चले जाओ? 30 ईस्ट। बोलिए अग्री और नॉट? तो केवल 30 मीटर बताने से काम नहीं बना ना, एक डायरेक्शन भी बतानी पड़ी जो हमने ब्रैकेट में लिखी है। दैट मीन्स कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट नॉलेज। ये क्वांटिटी इससे बहुत ही डिफरेंट होती हैं। इसी कैटेगरी में फॉल करता है फोर्स, इसी कैटेगरी में फॉल करता है वेलोसिटी, इसी में फॉल करता है एक्सेलरेशन, राइट, और इसी में फॉल करता है डिस्प्लेसमेंट। अग्री और नॉट? राइट। इनको डिस्टिंग्विश ऐसे करते हैं कि इनको बिना एरो के लिखते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इनको एरो के साथ लिखते हैं, उनके ऊपर एक एरो लिखते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए कि इनको डायरेक्शन की ज़रूरत है। आइए, बहुत हो गया खिलवाड़, अब इनका नाम लिख दें। ऐसी क्वांटिटीज़ को जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, आई कॉल देम स्केलर्स। अग्री और नॉट? ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट, आई कॉल देम वेक्टर्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं ये भी बता दें। अगर मान लीजिए ये मेरा एक सेल फोन था जिसका मास 240 ग्राम था, अब इस सेल फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसके ऊपर एक कवर लगा दिया। हमने ये कवर लगाया है जो फॉल करने से ये टूटे ना, और उसका मास M1 जो है वो 20 ग्राम्स है। कोई ने पूछा कि तुम्हारे सेल फोन का विथ कवर मास कितना होगा, तो बेसिकली दोनों ने कंबाइंड मास पूछा, तो हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे और 260 ग्राम आंसर बोल देंगे। बोलिए हाँ या ना? पर ऐसा इसमें नहीं है। मान ली बाउंड्री और जा रही है, अब ये स्मार्ट प्लेयर है और ये स्क्वायरिश बाउंड्री मारने लगा, तो हमने कहा इस 30 के साथ साथ तुम एक बार और डिस्प्लेस हो जा रहा था, तो तुम एक बार और डिस्प्लेस हो। अब की बार तुम डिस्प्लेस हो तो और थोड़ा सा ये 40 फॉर 40 नॉर्थ हो। किधर हो तुम? 40। अब 40 नॉर्थ चले जाओ, 40 मीटर किधर चले जाओ? नॉर्थ चले जाओ। अब मैं पूछूं कि शुरुआत से तुम कितने डिस्प्लेस हो गए हो, तो क्या वो 70 मीटर डिस्प्लेस हुआ है ना? पाइथागोरस थ्योरम कंफर्म करती है कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ है? 50 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। दैट मीन्स
कि यहाँ पे सिलिकॉन का मास डायरेक्ट ऐड हो सकता था, पर यहाँ पे डायरेक्टली 30 और 40 ऐड नहीं होंगे। मतलब वेक्टर की अपनी स्कीम है, अपना तरीका है, अपनी एक तमीज़ है एडिशन के लिए। केवल एडिशन के लिए नहीं, सारे प्रोसेस के लिए एडिशन, सारे प्रोसेस के लिए। कौन कौन प्रोसेस के लिए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब इनके स्केलर से अलग तरीके से होते हैं। जो हम लोग पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं वो स्केलर्स के सीखे हैं। अब हमको नए तरीके से इनका ऐड करना, इनको सब्ट्रैक्ट करना और इनको मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा। आपने कहेंगे लिस्ट इनकम्प्लीट है सर, डिवीजन क्यों नहीं लिख रहे हैं? देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिवीजन इन द केस ऑफ वेक्टर्स। केवल ये 3 चीज होती है, इन्हीं 3 चीज को मेरा टास्क है जो कि शुरू होना बाकी है, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन खुद दे आर 3 डिफरेंट काइंड्स, 3 तरह के होते हैं, तो कुल मिला के 5 ऑपरेशन सीखने पड़ेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन। व्हाट आई डिड वाज वेरी स्टूपिड थिंग। या 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से 5 ऑपरेशन हमको सीखने हैं, हमको फिजिक्स के पर्पस से वेक्टर में। यही पूरा डिस्कशन 12th की मैथ्स में फिर एक बार होगा विद स्लाइट एक्सटेंशन, बहुत स्लाइट एक्सटेंशन। इनफैक्ट अभी जो सीख लेंगे उससे आप 12th के मैथ्स के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वेक्टर इतना सीख लेंगे, 12th में वेक्टर मैथ्स में है, अभी इसमें फिजिक्स में है, राइट। इतनी बात कहने के बाद डिडंट आई ब्रिंग माई वाटर बॉटल? आई लुक्स लाइक yeah, it requires, because when you speak it dries up. Yeah, okay, that's good. Having said that, हम एडिशन पे जाने वाले हैं, जा रहे हैं, पर उसके पहले थोड़ी जान पहचान तो बना लें वेक्टर से। सबसे पहली बात हमने ये बताई वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। थोड़ा फास्टर करेंगे लास्ट टर्म की तुलना में, क्योंकि नहीं तो वहीं तक पहुंचेंगे जहां तक पहुंचे थे। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं व्हाट इज नोन एज एन एरो, और वी ऑल्सो कॉल इट कौन इतना लंबा बोलता है? एरो, एरो बोलेंगे। हमको दिखाना है कि मैंने इस पे सर्टेन न्यूटन का फोर्स लगाया, आई वांट टू लिफ्ट इट, और हमने इस पे सर्टेन न्यूटन का फोर्स लगाया, लेट्स से 50 न्यूटन का, तो हम उसको ऐसे शो करेंगे, आई शो इट लाइक एन एरो। ये कौन सी बात हुई? एरो से कैसे दिखा सकते हैं फोर्स को? फोर्स से एरो को ऐसे दिखा सकते हैं कि हम वही काम करेंगे जो मैप बनाने में करते हैं। जैसे पूरे कंट्री का मैप एक कॉपी में बना लेते हैं बाई अडॉप्टिंग ए स्केल, कहते हैं 1 सेंटीमीटर इतने किलोमीटर के बराबर है। वैसे यहाँ पे कोई स्केल अडॉप्ट कर रहे हैं, लेट्स से 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 न्यूटन्स, अग्री और नॉट। यहाँ पे अगर हमने 25 सेंटीमीटर की लाइन खींच दिया, बोलिए तो क्या 50 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए हाँ है ना। तो आई ड्रॉ द लाइन अकॉर्डिंग टू द स्केल। यही स्केल अगर हम 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन बनाते तो दुगना बनाना पड़ता, 50 सेंटीमीटर का बनाना पड़ता। तो इस तरह से अब मैग्नीट्यूड की केयर इसकी लंबाई कर लेती है और डायरेक्शन की केयर ओरिएंटेशन कर लेती है। जिधर फोर्स लगाएंगे अपवर्ड लगाएंगे ऐसे दिखा देंगे, तिरछा लगाएंगे ऐसे दिखाएंगे, ऐसे लगाएंगे ऐसे। तो डायरेक्शन की केयर डायरेक्शन की केयर इसके ओरिएंटेशन से हो जाती है और मैग्नीट्यूड की केयर इसके लंबाई से हो जाती है। अग्री और नॉट? अगर कोई को लिखना हुआ कि ये फोर्स 50 न्यूटन का है तो कैसे लिखेगा? मतलब अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना हुआ तो 2 तरीके हैं। मैग्नीट्यूड को लिखा कैसे जाए? मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हमको ये किसी ने लिखा तो वो गलत बात लिख रहा होगा। क्यों गलत बात लिख रहा होगा? क्योंकि 2 अनकंपेरेबल चीजों को कंपेयर कर रहा होगा। अनकंपेरेबल क्यों? अरे ये वेक्टर है, ये इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, नहीं लिखना चाहिए। इसलिए मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमको इसका एरो ड्रॉप कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसका मतलब ये हम केवल मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। पर ये रॉ तरीका है, शॉर्टकट है।
अच्छा तरीका ये होगा कि पूरा पूरा वेक्टर लिखें और इसके अक्रॉस मॉडुलस बनाएं और लिख दें 50 न्यूटन। ये ज़्यादा एलिगेंट तरीका है, पर ये भी यूज़ करेंगे, ये भी यूज़ करेंगे। कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? दैट मीन्स अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो वेक्टर लगाए रहिए, पर अगल बगल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। इसका मतलब है कि उसके हम मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। कुड यू ऑल अप्रिशिएट दैट? कोई डाउट किसी को? नो, नॉट एट ऑल। नाउ व्हाट एल्स आई टॉक्ड अबाउट, यू मेक मी रिकॉल, आई विल स्पीक दैट। अनलोकलाइज्ड पहले, या अधिकतर समय वेक्टर जो होते हैं वो उनके में एक सुविधा होती है। लेट्स से देयर इज अ वेक्टर ए, तो उसमें सुविधा क्या होती है कि इस वेक्टर को ज़रूरी नहीं मैं यहीं बनाऊं, इस वेक्टर को मैं लेके कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूं, पर शर्त दो है। क्या शर्त है? शर्त, इसको लेके कहीं भी ट्रैवल करो, हमको कोई कष्ट नहीं है, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। दो शर्तें क्या हैं? नए बच्चे देख लें। शर्तें ये हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ना अफेक्ट करिए ना, और इसका ओरिएंटेशन ना अफेक्ट करिए। बोलिए अग्री और नॉट? अगर आप इसका मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यू कैन ट्रेवल विद इट, कैन यू सी दैट एनीवेयर एंड इट विल नॉट चेंज। इस सुविधा जब वेक्टर में होती है तो हम वेक्टर को क्या कहते हैं कि वेक्टर इज अनलोकलाइज्ड है, और अधिकतर वेक्टर अनलोकलाइज्ड ही होते हैं। अनलोकलाइज्ड वेक्टर, अनलोकलाइज्ड वेक्टर उसको लेकर ट्रैवल करके हम कहीं भी जा सकते हैं। आई कैन ट्रैवल विद इट एंड गो एनीवेयर, अगर हम क्या ना करें, उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करें, उसका डायरेक्शन चेंज ना करें। ये दो चीज कर दिया तो गए काम से। ये दोनों चेंज नहीं करे हुए ना आप सब कुछ कर सकते हैं, उसको लेके कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे वेक्टर को हम लोग अनलोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो था वो हमने ये पिक किया था कि भैया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है। एंगल बिटवीन, छोटे में लिखेंगे बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। टाइम सेव करने के लिए हर कुछ काम करेंगे जो रिकलेक्शन में ज़रूरी है। दो वेक्टर के बीच में एंगल, ये कौन सा बहुत बड़ी बात है कि हम इसको बात कर रहे हैं। दो वेक्टर हैं, ये दोनों देखिए ना, है ना आपके सामने एरो लगे हुए हैं, जोड़ा ले आए, अनलोकलाइज्ड है ना, तो क्या इसको लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते जा सकते, एक जगह ले आए और एंगल नाप लिया, सही बात है, सही एंगल भी मिलेगा, कोई कष्ट नहीं है। बट सवाल ये उठता है कि दिस इज नॉट द ओनली वे ऑफ ज्वाइनिंग देम, दैट्स व्हाई यू रिक्वायर टू बी केयरफुल अबाउट इट, एंड दिस इज माइंड इट इज अ ह्यूज मिस्टेक। दो वेक्टर हैं ए एंड बी, और उनके बीच में किसी ने पूछा एंगल बताइए, तो आप कहेंगे सर ये बहुत सरल काम है, क्यों आप पूछ रहे हैं। हमने क्या किया कि आई ड्रॉ देम अगेन विद अ ज्वाइंट वर्जन। अनज्वाइंट वर्जन के लिए हमने काम क्या किया, दोनों की टेल को मिला दिया, और मैंने उठा के ये डिवाइस लाया और एंगल बता दिया, ये बता दिया 64 डिग्री, ठीक है ना, बता दिया, सही है, आंसर सही है, कोई बुरी बात नहीं है। पर गलती कहाँ हो जाती वो मैं आपको बताऊंगा। गलती यहाँ हो जाती, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, सही एंगल भी है, बिल्कुल सही एंगल है, गलती यहाँ हो जाती अभी भी। एक गलती, एक और तरीका जिसमें गलती ना होती, ए ड्रॉ करते और बी ड्रॉ करते और दोनों का हेड मिला देते, तब भी एंगल मिलता, तब भी यही एंगल मिलता, हम आपको अश्योर करते हैं सही एंगल मिलता है, सही है, कोई बुरी बात नहीं। पर गलती दो और तरीके से ड्रॉ करने में गलती हो जाती। मैं ए ड्रॉ करता और बी ले जाता, और बी को मैं ए के हेड पे रख देता, क्यों नहीं रख सकता हूँ कि नहीं? देखिए ना, मैंने ए के हेड पे बी रख दिया। व्हाट आई हैव डन इज, द मिस्टेक दैट आई हैव कमिटेड इज, ए के हेड पे मैंने बी का टेल रख दिया। अब जो ये एंगल नापा जाएगा ये सरासर गलत एंगल होगा, बिल्कुल ना नापिएगा। कैसे बताएं इस बात को? ऐसे बताएं कि इस मोड को हम लोग कॉमन टेल मोड कहते हैं, कॉमन टेल, क्योंकि दोनों की टेल कॉमन है। इसको कहते हैं कॉमन हेड मोड कहते हैं, क्योंकि हेड कॉमन है।
ये दोनों में एंगल सही नापेगा, कॉमन चाहे टेल हो चाहे कॉमन हेड हो, एंगल सही नापेगा। पर इसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल, एक के बाद एक, सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल, एक के बाद दूसरे को ड्रॉ करने को सीक्वेंशियल, ए के बाद बी, ये एंगल सरासर गलत होगा। इसके लिए थोड़ी सी अगर एंगल आप जिद पकड़ के बैठे हैं कि नहीं हमको एंगल नापना है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, एक्सटर्नल एंगल देख लीजिए, वो सही एंगल होगा, इंटरनल एंगल सही नहीं होगा। अगर सीक्वेंशियल मोड में है तो यू हैव टू सी द एक्सटर्नल एंगल, नॉट द इंटरनल। शुभी आप वहाँ बैठ सकते हैं, इस इतना एंगुलर व्यू आपको उतना मज़ा नहीं देगा जितना तन्वी, आप भी इनके साथ कंपनी देने के लिए पीछे बैग हटा दीजिए बेटा, बैग भी और बगल रख दीजिए और बगल में रख दीजिए। बेटर एंगल इज ऑलवेज द, बिकॉज यू कैन, चेयर्स आर देयर बट ज़्यादा हाइड होगा मेरे बॉडी से, इट विल बी हिडन मोर, क्योंकि व्हेन यू लुक फ्रॉम दिस, नॉर्मली आई एम ए राइट हैंडर, तो दिस वे, तो ये गलत एंगल होगा, तो इसके लिए एक्सटर्नल देखना पड़ेगा। इधर चौथा अगर देखें, बी के बाद अगर आप ए ड्रॉ करें, यू ड्रॉ बी एंड देन यू ड्रॉ ए, ये भी सीक्वेंशियल है, एक के बाद दूसरा ही तो लगा है, ये देखिए ना, ये भी सीक्वेंशियल है। यहाँ पे अंतर इतना है, बी पहले है, ओह आई एम सो सॉरी, यहाँ पर अंतर इतना है, बी पहले लगा है, राइट, फिर ए लगा है, पर अभी भी ये एंगल गलत एंगल होगा, ये एंगल गलत एंगल होगा। इसलिए आपको अगर एंगल देखने की जिद ही है तो आप कोई भी एक एक्सटर्नल एंगल, चाहे यहाँ बढ़ा लीजिए चाहे यहाँ बढ़ा लीजिए, और आप ये एंगल देख लीजिए, ये एंगल सही एंगल होगा। मतलब कि अगर सीक्वेंस में ड्रॉन है तो एक्सटर्नल देखना चाहिए, ये रूल पकड़ के बैठ जाइए बेटा। आप सोचेंगे बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, एग्जामिनेशन हॉल में मिस्टेक कर सकते हैं आप, ना करिए। वही जानते हैं ना क्या क्या वर्ड्स हैं, इवन इफ इट इज़ अ न्यू टॉपिक स्टिल देयर विल बी सम वर्ड इवन आफ्टर लर्निंग, तो आई नो व्हाट आर द वर्ड्स, सो आई नीड टू रिपीट देम वेरी केयरफुली सो दैट यू गेट इट वेरी डीपली। यहाँ ये गलती नहीं करनी है हमको ना। या ये कौन सा पॉलन है यार, कोई इंसेक्ट है कि पॉलन है? कोई पॉलन से ना, ये तो सीड है। तो पॉलन और सीड्स में क्या डिफरेंस होता है? इसे बो देंगे तो पेड़ निकल आएगा। तो पॉलन दिखते नहीं क्या, इतने छोटे होते हैं। I used to consider them insects in the childhood, और भागते थे इनसे डर के, ये है क्या, काट लेगा, तो लेट मी क्रश इट, बिकॉज बिफोर इट बाइट्स मी आई विल एलिमिनेट इट। ओके, इसके बाद दो चार छोटी छोटी बातें कही थी, आप भी बताएंगे, लाइक वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अलग क्या क्या बता ना। सुन लीजिए, सब लिखा भी हुआ है, पर हमको जिम्मेदारी बताना। हमने बताया व्हाट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगर इफ देयर इज अ वेक्टर ए, if there is a vector A, तो मैं इसको अगर पलट दूं, देखिए कैसे, देखिए मेरा ऑपरेशन देखिए, नए बच्चे खास करके देखिए क्या करने जा रहा हूं, पलट दिया कि नहीं, तो ये एग्जैक्टली सेम होगा बट ये उल्टा डायरेक्शन होगा, तो इसी को हम कहेंगे माइनस है, तो इसे नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं। मेक सेंस? डज इट मेक सेंस और नॉट? अगर ये ए है तो ये माइनस है ना,
It does. It does. Equal vectors. अगर कोई एक वेक्टर है गलती से, आई नीड टू कीप ऑन चेंजिंग द टूल. दीज टू वेक्टर्स आर नेम्ड डिफरेंटली. इसका नाम ए, इसका नाम बी दे दिया जबरदस्ती, जबकि हैं ये बिल्कुल रेप्लिका. रेप्लिका वर्ड सुना है? रेप्लिका बिल्कुल एक दूसरे का रेप्लिका है. तो इनको हम लोग कहेंगे ए इज इक्वल टू बी. मतलब बहुत डीप बात है. दो वेक्टर बराबर तब कहे जाएंगे जब केवल वो दोनों 50 न्यूटन के ना हो, बल्कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो. बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लाइक वेक्टर्स. लाइक वेक्टर्स आर नथिंग बट पैरेलल वेक्टर्स. क्या वेक्टर्स? पैरेलल वेक्टर्स को ही लाइक वेक्टर्स एक दूसरा नाम है. दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उनको लाइक वेक्टर्स कहते हैं ना. ए बी, अग्री और नॉट? अनलाइक वेक्टर्स सब लिखा है बुकलेट में, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. अनलाइक वेक्टर्स. टू वेक्टर्स आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल. टू वेक्टर्स आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल. मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, तो एंटी पैरेलल. और लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर कुछ भी हो, दोनों का कलेक्टिव नाम है कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि दोनों को डिस्प्लेस करके एक ही लाइन के लॉन्ग, इसको भी एक लाइन के लॉन्ग लाया जा सकता है, इसको भी एक लाइन के लॉन्ग लाया जा सकता है, इसलिए दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. यहां तक हमने डिस्कशन किया था. लेट मी प्रोसीड फर्दर. आगे बढ़. अब ऑपरेशन. 5 ऑपरेशन सीखने. सबसे छोटा कौन सा? एडिशन नहीं. सबसे छोटा एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन. 3 प्रकार के मल्टीप्लिकेशन होने वाले हैं. एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन. फिर एक बार रिकलेक्ट कर लीजिए. हमको एडिशन सीखना है, हमको सब्ट्रैक्शन सीखना है, हमको 3 प्रकार के मल्टीप्लिकेशन सीखने हैं. इनमें से एक बहुत ही आसान है, बाकी 2 अंत में. तो सीक्वेंस ये होगा, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, फिर ये नहीं. इसके बाद ये नंबर 1, 2, 3, 4th अलग से है. वो 4th क्या है? अलग से. कोई गेस कर सकता है? रेजोल्यूशन. ऑपरेशन नहीं, पर एक चीज है रेजोल्यूशन, कंपोनेंट में ब्रेक करना. फिर ये 5th और ये 6th. ये पेडागॉजिकल सीक्वेंस, ये पढ़ने का सीक्वेंस है. सबसे पहले हम एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं. बहुत ही आसान है वो, उसको आपको समझने में कष्ट ही नहीं होगा. फिर एडिशन बहुत लंबा है, लामीज थ्योरम, सब कुछ, ट्रायंगल थ्योरम, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. सब्ट्रैक्शन बहुत छोटा है. फिर रेजोल्यूशन ठीक ठाक है. फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. ये हम लोग का सीक्वेंस है. इस सीक्वेंस में हमने बुकलेट को भी अरेंज किया है. सबसे पहला ऑपरेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. बहुत सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है. गिवन a vector A, given a vector A means एक एरो दे दिया गया, और गिवन अ नंबर, सिंपल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, 0 कुछ भी, 2.7 हाँ चलेगा, -3.5 चलेगा, 0 चलेगा, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, कोई नंबर.
रियल नंबर गिवन अ नंबर लैम्डा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगर मेरा एक वेक्टर ए दिया है तो क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज लैम्डा ए। अब सुनिए बेटा बहुत ध्यान से, अलजेब्रा में जब सीखते हैं आप 6, 7, 5 कभी भी, तो जब x इंटू वाई लिखते हैं तो तीन ऑप्शन होता है आपके पास। x इंटू वाई आप लिखना चाहते हैं तो हमारी चॉइस होती है हम क्या लिख दें इसकी जगह। क्या सिंबल लगाते हैं? कोई सिंबल नहीं लगाएंगे तब भी एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे कर देंगे तब भी एक्स वाई है, और ऐसे लिख देंगे तब भी है। अग्री और नॉट? वेक्टर में तीनों के मतलब अलग अलग होते हैं। कुछ नहीं लगाएंगे तो क्या माना जाएगा? डॉट लगाएंगे तो क्या माना जाएगा? डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस लगाएंगे तो क्या लगाया जाएगा? क्रॉस। इसीलिए 3 तरह का मल्टीप्लिकेशन है। यहां पे सुविधा नहीं है कुछ भी, तो यहां स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग इन बिटवीन एट ऑल। नो डॉट नो क्रॉस, सिंपली नंबर। जैसे आपको लिखना 2 से मल्टीप्लाई करना तो 2a लिखेंगे, अगर 6.2a का लिखना तो 6.2a लिखेंगे, अगर -3.5a लिखना है तो -3.5a लिखेंगे। बोलिए अग्री और नॉट? इस तरह से लिखेंगे, कोई चीज बीच में नहीं लिखेंगे। अग्री और नॉट? समझ में आ गया? तो लैम्डा है, लैम्डा जहां कोई नंबर है। व्हाट इज लैम्डा ए? Answer is very simple. Depends upon what lambda is. Depends upon what lambda is. 4 कैटेगरी में लैम्डा, वैसे तो 5, 4 कैटेगरी में लैम्डा फॉल कर सकता है। एक, जहां पे लैम्डा इज मोर देन 1। लैम्डा अगर 1 से बड़ा हो तो, 1 से बड़ा हो मतलब कि 2 हो, 3 हो, 5 हो, 4 हो, 1.5 हो, कुछ भी हो, तो भाई मानी बात है अगर लैम्डा ए लिख रहे हैं तो क्या लैम्डा ए इसी का स्ट्रेच्ड वर्जन हो जाएगा कि नहीं? कुड यू अप्रिशिएट? इसी का स्ट्रेच्ड वर्जन, क्योंकि लैम्डा बड़ा है 1 से तो उसकी लंबाई को उतने टाइम बढ़ा देगा। मतलब बेसिकली स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन। हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई पूछे क्या है तो मैं कहूंगा इट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई नटशेल में बोले क्या है तो मैं बोलूंगा नटशेल में स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज स्ट्रेचिंग ऑब्लिक कंप्रेशन विद बोलिए 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 फ्लिपिंग समटाइम्स। समटाइम्स कब? गुड। समझ में आ गया कि नहीं मेरी बात को? विद फ्लिपिंग समटाइम्स। ये नटशेल में आंसर दे दिया, हम आगे बोले क्या इसका? अगर मेरा लैम्डा 0 और 1 के बीच में है, क्या है लैम्डा? अगर मेरा लैम्डा 0 और 1 के बीच में है, अग्री और नॉट? राइट। अगर मेरा लैम्डा 0 और 1 के बीच में, शी हैज गॉट अ केमिस्ट्री क्लास बिकॉज शी इज इन क्लास 12th, तो शी हैज टू गो। इसका शुरुआत में छूटा था कुछ लास्ट ईयर मैथ्स फिजिक्स में, तो आई आस्क्ड हर टू कम, बट है ना केमिस्ट्री क्लास है ना अभी आपकी? अच्छा, तो कीप ट्रैक, डोंट लूज दैट बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन ना। तो जैसे ही विनीत सर क्लास शुरू होती तो 6, ओके, देन यू कैन बी अश्योर्ड। अभी तो काफ़ी टाइम है, ठीक। बाय द टाइम मेजर पोर्शन वुड बी डन। चलो, यू वांट अ फ्रंट सीट ओवर देयर? चलिए, that's good. Does the front seat matter? हमको तो लगता है 2004 में, I still recall the day, it was 13th of February. After teaching for 8 years from 96 to 2004, जब इनके ताऊजी पढ़ते थे पंखुड़ी के 99-2000 में, तो बिलीव मी उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो चॉक एंड ग्लास बोर्ड,
रात को जाके आई यूज टू स्नीज, तो सफ़ेद सफ़ेद म्यूकस निकलता था, वो चौक से पूरा बढ़िया हो जाता था, लड्डू बन जाता था। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओह वेरी डर्टी, बट भाई बगल में खड़े कोई लिख रहा है तो दैट इज हाउ टीचर यूज टू डू फॉर सो मेनी ईयर्स ऑल टुगेदर। फिर केम द टेक्नोलॉजी की एसीटोन बेस्ड मार्कर पेन्स, पर दिस इज कार्सिनोजेनिक, उसका कहते हैं कार्सिनोजेनिक है वो एसीटोन। आई कंटिन्यूड विद द चौक। हमने कहा बेटर है मैं म्यूकस वाइट निकाल लूँ rather than getting some deadly disease. It so happened that I got a fracture in 2004 January. तो how could I teach? तो हमने बहुत ही अर्जेंटली कहा कि हमको कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिसमें मैं बैठ के लिख पाऊँ। तो एक 15 इंच की टैबलेट थी, अब तो बहुत ही आपके लिए कॉमन कंसेप्ट होगा। एक हांगकांग की कंपनी थी minds.com करके, वो उसमें हम पेन से लिखते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और VGA है, इसीलिए यहाँ पे वो प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ऑल्दो इट हैज़ बीन रिप्लेस सो मेनी टाइम्स बट इट इज़ नॉट द ओरिजिनल प्रोजेक्टर। 13 फरवरी को, one day before the Valentine in 2004, Araman was not born that time. None of you must have been born that time. तो हमने एक दिन क्लास में अनाउंस किया 12 फरवरी को, कल से वी आर स्विचिंग ओवर टू, आई केम विद द क्रच बिकॉज आई कुड नॉट, कल से क्लास है और डिजिटली हम पढ़ाएंगे। प्रोजेक्टर लग गया था तब तक, बच्चे आए क्लास में देखे ओके, तब तक केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। नेक्स्ट डे वॉज माई मैथ्स क्लास, फिर फिजिक्स क्लास थी, मैथ्स फिजिक्स ऑल्टरनेट होती थी हमारी, तब ऐसे रखते थे। नेक्स्ट डे व्हेन आई केम टू द क्लास विद द क्रच एंड यहाँ पे एक चेयर रखी होती, लावण्य आपने आप लोग कहाँ देखेंगे, अब फर्स्ट अक्टूबर 2021 कोविड के बाद से तो हम खड़े होकर पढ़ाने लगे फिर से। फॉर लॉन्ग ईयर्स 16 ईयर्स आई सैट एंड टॉट, आदत पड़ गई थी। तो होता क्या था कि वो प्रोजेक्टर यहाँ पर प्रोजेक्ट करता था, ये नहीं था, एक छोटी सी टैबलेट में आराम से लिखते थे हम कंफर्टेबली। तो कई टैबलेट भी चेंज किया। व्हेन आई इम्पोर्टेड दैट डिवाइस, minds.com कर कंपनी थी, तो उनका एक लेटर आया था मेरे पास, यू आर द फर्स्ट इम्पोर्टर इन इंडिया। दैट टेक्नोलॉजी वॉज सो न्यू दैट टाइम। थैंक्स टू मनीष बंसल, दे द पर्सन ओवर हियर, उनका सन 12th में पढ़ रहा है, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी पता की, हमको प्रोवाइड कराया। तो नेक्स्ट डे जो सरप्राइजिंग बात थी, जैसे ही हम आए वैसे देखा सब पीछे बैठ गए थे, पीछे से बैठना शुरू किए थे, लाइक अ मूवी हॉल। कहा सर पीछे तो अच्छा व्यू मिलता है, बिकॉज इट इज अ डिजिटल स्क्रीन। Balcony ticket in cinema halls are much costlier recliners than the front rows. I don't know how does it work, but your choice anyway. जब lambda is weaker than 1 तो क्या होगा? क्या यही चीज इसी के along होगी, पर अब की बार छोटा हो जाएगा, sure or not, compression हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाफ ए, इसको a/2 नहीं बोलेंगे क्योंकि डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है वेक्टर में, हाफ ए बोलेंगे। इसको बोल दीजिए, मान लीजिए 3/2a, बोलिए अग्री और नॉट, या 2a 3a। अब दो और हो सकता है, एक हो सकता है कि लैम्डा -1 और 0 के बीच में लाई करे, निगेटिव हो पर नंबर वाइज वीकर देन 1 हो, तो कंप्रेशन होगा 0.6 -0.6 से। पहली बात तो 0.6 होगा, 60% होगा, बोली हाँ है ना। फिर क्या होगा, पहली बात तो ये भाई साहब छोटे हो जाएंगे, थोड़े से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, चलिए डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं, ये हो जाएंगे। उसके बाद ये पलटेंगे, देखिए क्या होंगे, ये होंगे और ये हो जाएंगे कि नहीं, बोलिए अग्री और नॉट। तो मे बी इट इज -5/8 है, वॉट एवर इट मे बी, कोई भी नंबर हो सकता है ये ना। समझ में आया कि नहीं आया? और फोर्थ केस वुड बी माई लैम्डा वुड बी -∞ से बड़ा पर -1 से छोटा। दूसरा बोले तो न्यूमेरिकली 1 से बड़ा पर निगेटिव,
तो अब की बार ये क्या होगा, अब की बार ये स्ट्रेच एंड फ्लिपिंग होगी, स्ट्रेच एंड फ्लिपिंग होगी। ये होंगे जैसे कि मान लीजिए -2a, अग्री और नॉट, और कोई भी, आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट। तो ये मेरे ऑप्शंस हो सकते हैं। कितना सरल है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इट इज स्ट्रेचिंग इन कंप्रेशन विद समटाइम्स फ्लिपिंग, व्हेन फ्लिपिंग जब निगेटिव हो। एक ऑप्शन बना नहीं पा रहे हैं, कौन सा, 0 × a। 0 × a क्यों नहीं बना पा रहे हैं, कहाँ बनाएंगे, एरो ही नहीं हुआ, बस मन में सोच लिया 0 × a, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 0। दिखा सकते हैं क्या, एरो बना सकते हैं क्या, मन में सोच लीजिए। डायरेक्शन क्या होगी, बोलिए डायरेक्शन क्या होगी उत्कर्ष। इसके लिए बहुत फाइनल वर्ड बोलेंगे तो घबरा जाएंगे आप लोग। डायरेक्शन जरूरत नहीं है, जीरो वेक्टर की जरूरत, डायरेक्शन की जरूरत, जो जिसकी साइज ही 0 हो। हमने कहा कि हम नहीं चले, तो कोई पूछेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन नहीं चले कि ईस्ट डायरेक्शन में नहीं चले। हाउ स्टूपिड दिस क्वेश्चन वुड बी। हम चले ही नहीं। हमने कहा कि हम 2 कदम चले, तो कोई पूछेगा नॉर्थ चले कि ईस्ट चले कि वेस्ट चले। हमने कहा हम नहीं चले, तो हाउ स्टूपिड वुड बी, किस डायरेक्शन में नहीं चले। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट। तो जो 0 है उसकी डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ऐसे को हम लोग अपनी फिजिक्स लैंग्वेज में बहुत ही फाइन वर्ड से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट। क्या, जरूरत ही नहीं, जो डिटर्मिन ही नहीं की जा सकती। डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट, तो उसको हम बना ही नहीं पाएंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे नल वेक्टर। क्या कहेंगे, नल वेक्टर कौन होता है, जो 0 मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड कितनी होती है, बोलिए, मैग्नीट्यूड होता है उसका 0 और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, यस, डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट। श्योर और नॉट। तो वो वेक्टर होता है नल वेक्टर, वो दिखा नहीं सकते इसलिए हमने दिखाया नहीं। ओ दैट कैन नॉट, वेयर आई एम, वो हम दिखा नहीं सकते इसलिए हमने उसको दिखाया नहीं। वेयर इज द वर्ड डायरेक्शन गॉन, somehow it got selected or what, या समझ में आ गई बात को। तो ये मेरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब हमको बताने की आवश्यकता नहीं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ये स्ट्रेच और कंप्रेस करना होता है वेक्टर को, और अगर निगेटिव हो गया तो पलट देना होता है। समझ में आ गया ये बात, किसी को भी कोई डाउट? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट अबाउट इट। इट इज अ इजी इशू. I don't think it will bother you at all. Okay, having said that, इसका बहुत अच्छा उपयोग करने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर, उदाहरण तो समझाते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर, आपको पता था कि वेक्टर A एक था, और भाई साहब जो वेक्टर A थे, किसी ने चुपचाप कान में आपको बता दिया था कि A का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। आपने डिवाइड का कंसेप्ट नहीं होता, आपने लिखा क्या, आपने लिखा 1/5a लिखा। आपने लेमडा कितना लिया, 0.2, 1/5 लिया। अगर आप लेमडा 1/5 ले लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अग्री और नॉट। तो ये वेक्टर जो है वो 1/5 लंबाई का हो जाएगा। बोलिए अग्री और नॉट, 1/5 लंबाई का हो जाएगा। और उसका एडवांटेज क्या होगा कि ये वेक्टर की लंबाई अब मैग्नीट्यूड 1 होगी। अग्री और नॉट। ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं ए कैप। स्पेशल सिंबल है, इसके ऊपर हैट या कैप, हम कैप बोलते हैं। जब किसी के ऊपर एरो नहीं बल्कि कैप बैठा हो तो उसका मतलब वो वेक्टर यूनिट मैग्नीट्यूड का है, और इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये बात। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था ना, ये हमने एग्जाम्पल लिया था ना। मान लीजिए मैग्नीट्यूड ना दिया होता तो हम लोग क्या करते, ये तो एग्जाम्पल था ना। जनरल बोलिए, जनरल बोलिए। तो ए कैप क्या होगा, ए कैप क्या होगा, क्या ए कैप 1/a इंटू ए होगा कि नहीं होगा। जो वेक्टर उसी के रेसिप्रोकल, मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल को लेमडा ले लीजिए। बोलिए हाँ या ना,
तो क्या वो यूनिट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मान लीजिए ए की वैल्यू कितनी थी, मान लीजिए ए की वैल्यू थी, रुकी तो, ए की वैल्यू थी 2/3, तो 1/a क्या हो जाएगा? 3/2। तो चाहे स्ट्रेच करे चाहे कंप्रेस करे, छोटे से बड़ा करे चाहे बड़े से छोटा करे, फाइनली इसको कितना बना दे? यूनिट लेंथ का। तो क्या ये नाइस तरीका है कि नहीं? अब बच्चों की आदत है, इसको लिखने का तरीका ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, पर इसको बोलने में बुराई है। इसको अगर आपने बोला वेक्टर ए अपॉन ए, तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वेक्टर में डिवीजन का कोई कंसेप्ट है नहीं, इसलिए ए अपॉन ए आपस में बोल लेंगे, पर कोई वाइवा इंटरव्यू होगा तो ना बोलिएगा, नहीं तो उसमें ये पकड़ लेंगे बात को। वेक्टर में डिवीजन, इसको बोलने का तरीका बोलिएगा ऐसे, लिखिएगा ऐसे, बोलिएगा क्या? 1/a इंटू ए, 1/a इंटू ए बोलिएगा। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिवीजन इन द केस ऑफ वेक्टर, देयर इज ओनली कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन द केस ऑफ वेक्टर्स। ये एक आसान इशू था और ये डील हो गया, इसमें हमको ज़्यादा अब टाइम नहीं देना है। मैं तो यहाँ तक तो बेसिक मानता हूँ, अब मेरा सिग्निफिकेंट डिस्कशन स्टार्ट होता है। आई वॉन्ट टू ऐड 2 वेक्टर्स। कैन आई प्रोसीड? एक बड़ा अजीब सा वर्ड आपको दिख रहा होगा इसमें, क्या लग रहा है अजीब? 2, 3 क्यों नहीं? बचपन में कभी आपने सोचा क्या? सुनिए मेरी बात को, बचपन में कभी सोचा क्या किसी ने 3 + 6 + 8 ऐड करने को दिया हो तो आप एक साथ ऐड करते हैं क्या? कभी नहीं करते। मन में सोचिए कैसे करते हैं आप? एसोसिएटिविटी यूज करते हैं ना, पहले इन दोनों को क्लब करते हैं, 9 करते हैं, फिर 8 को 17 कहते हैं, ऐसे ही करते हैं कि नहीं? तो 2 एट अ टाइम ओनली कैन बी टेकन केयर ऑफ, इसलिए 2 वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब टॉपिक नंबर 2 क्या हो, इसके बाद क्या आएगा? एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, वो अलग से बात करेंगे, वो पॉलीगन लॉ होगा ये। हाँ, या गुड। तो यू अंडरस्टैंड द रेशनैलिटी ऑफ पुटिंग द हेडिंग 2। 2 इज अ वेरी क्रूशियल वर्ड। अभी कल 2 की केयर करनी है। कितने मेथड? 3 मेथड। कौन 3 मेथड? 2 ग्राफिकल, 1 एनालिटिकल। 3 तरीके से हम 2 वेक्टर को ऐड करके आपको दिखाते हैं। 2 वेक्टर दिए हैं ए और बी, किसी ने कहा हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। द मेथड नंबर 1 इज पैरेललोग्राम लॉ। तीन में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं आप, तो कहीं कोई सुविधाजनक होता है, कहीं कोई सुविधा। पहला है पैरेललोग्राम लॉ। व्हाट डज पैरेललोग्राम लॉ सजेस्ट यू? विल यू क्वेश्चन पैरेललोग्राम लॉ? नो, यू विल फॉलो पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या है? इट इज द मैग्ना कार्टा। कैन आई यूज दिस वर्ड्स? व्हाट इज मैग्ना कार्टा? व्हाट इज मैग्ना कार्टा? देखिए, जब कोई चीज की शुरुआत करते हैं तो उसके सबसे पहले स्टेप को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्यों ये वर्ड आया है आप ये भी समझ लीजिए। पहले किंग्स होते थे, वो आदेश देते थे, डुगडुगी बत्ती थी और जो कहते थे उसको फांसी पे चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ा दिया जाता था।
और वैसे ही रूल चलते थे। पहली बार यूरोपियन कंट्री जो बहुत ही जल्दी सिविलाइज हो गई थी हम लोग की तुलना में, तभी उन्होंने कॉलोनी बनाई। बहुत पहले 1275 के अराउंड दे स्टार्टेड रूलिंग बाय द रिटन लॉज। तो वहीं से कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राजा उस हिसाब से चलेगा, राजा की मर्जी नहीं चलेगी, एक लिखा हुई बातें होंगी, कोई भी राजा बनेगा उसी नियम को फॉलो करेगा। तो उसी पहले डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो कोई मैग्ना कार्टा क्वेश्चन नहीं कर सकता ये क्यों है, उसके बाद उसके बेसिस पे नियम बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो जब व्हेन आई से आई सो मेनी टाइम्स यूज फैंसी वर्ड्स because that's how people used to do in IIT Kanpur, my professors, and everybody, I got used to that kind of teaching since then only. So it is the Magna Carta of vector algebra कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, जैसे कि पियानोज एक्सियम्स इन नेचुरल नंबर, उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो हैं तो हैं। तो ये पहला, जैसे अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, जैसे न्यूटन लॉ, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग द, और सब चीजें डिराइव कर सकते हो, अपन को डिराइव नहीं कर सकते। तो ये मैग्ना कार्टा, इट सजेस्ट यू हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, ये पहला प्रिंसिपल है। इट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल अबाउट वेक्टर्स। क्या कहता है दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाए? वो कहता है बहुत सिंपल, ड्रॉ द टू वेक्टर्स इन कॉमन टेल, नो सीक्वेंस, ट्रायंगल लॉ में होता है। ड्रॉ द टू वेक्टर्स इन कॉमन टेल, कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड draw the diagonal from the common tail to opposite vertex. That is the addition of the two. नंबर के बारे में कभी 2 + 3 करने में आपने इतना सोचा क्या? कुछ बनाए? पर ये वेक्टर एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, इसलिए ज्योमेट्रिकली ही ऐड हो सकता है। इसलिए क्या क्या स्टेप है? सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ द टू वेक्टर्स इन कॉमन टेल। स्टेप नंबर 1, आप चाहें तो स्टेप लिख सकते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ द टू वेक्टर्स इन कॉमन टेल। आई ड्रॉ देम इन कॉमन टेल, श्योर और नॉट? ए ओ बी, टेल जुड़ी हुई होनी चाहिए, हटी हुई नहीं होनी चाहिए। ए ओ बी, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। कैसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करें? आपको पता है, दो साइड पता हो तो दो साइड बनाना मुश्किल थोड़ी ना है। इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर दिया, बोलिए हाँ हमारे लिए आसान है, आपके लिए मुश्किल, बोलिए अग्री और नॉट। और इसके पैरेलल बोलिए ये ड्रॉ कर दिया। क्या पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया कि नहीं, आप बताएं। पर यह ध्यान रखिएगा टेल कॉमन होनी चाहिए, टेल कॉमन होनी चाहिए। अब कॉमन टेल से स्टार्ट करके, अब कॉमन टेल से स्टार्ट करके अपोजिट वर्टेक्स तक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। यही मेरा a + b है। ये है दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका, पैरेललोग्राम लॉ। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? सिंबल के तौर पे, सिंबल के तौर पे आर, आर मींस रिजल्टेंट, दैट्स वाई सिंबल के तौर पे इसको मैं आर कह लेता हूं। आर इज इक्वल टू, आर मींस रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, और कोई खास बात नहीं है आर यूज करने में, ये रिजल्टेंट का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए इसको रिजल्टेंट कह देता हूं। क्या तुम अंदर बार इतनी इम्पेशेंट क्यों बेटा? तुम्हारा बैग कोई नहीं हटाएगा, तुमको फ्रंट सीट मिल जाएगी। बाप रे, कितनी ईगरनेस है फ्रंट सीट के लिए। कहीं बैठो क्लास में यार, ज्ञान बट रहा है, ले लो। राइट, छोड़िए। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस वेरी वेल? किसी को कोई डाउट? हमको मतलब नहीं है कि ए और बी के बीच में क्या एंगल है। अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में एंगल कुछ अजीब सा होता, क्या होता, ऐसे होता, तब भी क्या अंतर पड़ता है मेरे को? ये और ये होते, मान लीजिए होता सानू की, हाउ डज मैटर टू मी? इट डज नॉट मैटर टू मी कि हाउ दे आर ड्रॉन। आई जस्ट डू द सेम स्टेप एज आई इज सजेस्टेड। आई ड्रॉ देम इन द कॉमन टेल ए, आई ड्रॉ देम इन द कॉमन टेल बी, agree or not? I complete the parallelogram, agree or not? Don't I? ये agree and ये yeah, sure, in front of your eyes, right? And I'm not concerned about what it is all about. I just draw the vector. Oh, let me take the solid line.
this, and this must be the resultant of A and B. ये A है, ये B है, तो पक्का ये R होगा. R बोले तो A प्लस B. किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसी को हम मैग्ना कार्टा कह रहे थे. आप हमसे ये पूछ सकते थे ना, क्यों सर? तो क्यों ना पूछिएगा, क्योंकि दैट इज हाउ द वेक्टर्स आर डिजाइंड. That is how the vectors are designed to be added like parallelogram. Agree or not? Dear friend, this is not the only way the vector can be added. There are two more methods. As I told you, three methods. The other simpler method is, yeah, you know it, triangle law. ट्रायंगल लॉ भी इसी से बना है, पैरेललोग्राम लॉ से ही बना है, कोई नया नहीं है. हम अगर आप अलाउ करें मेरे को, इफ यू अलाउ मी, तो आई विल रब ऑफ द सेकंड फिगर सो दैट आई कैन कंपेयर वन बाय वन. एक ही बोर्ड में रहेगा तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा. अग्री और नॉट? ये पैरेललोग्राम लॉ है तो तुलना कर पाऊंगा. ये पर्पज इज ओनली दैट, राइट? तो लेट मी पुल इट आउट ओवर हियर, जिससे कि तुलना कर पाए दोनों की. कोई नई बात नहीं है ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ कहता है इफ यू वांट टू ऐड द टू वेक्टर्स ए एंड बी, ड्रॉ देम इन सीक्वेंस. अब ध्यान रखिएगा, पहले हमने पैरेललोग्राम लॉ में कॉमन टेल, इसमें क्या? सीक्वेंस. कौन सा सीक्वेंस? ए के बाद बी की, बी के बाद ए? कोई भी, कोई भी जो आपको सुविधा हो. तो ए के बाद बी कर लीजिए आप, या तो बोलिए, या तो बी के बाद ए कर लीजिए. जो सुविधा हो, जो आपको अच्छा लगे. देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, ए के बाद चाहे बी लगाइए, बोलिए अग्री और नॉट, चाहे बी के बाद ए लगाइए. अब कोई तीसरी लाइन नहीं बनानी है. पैरेललोग्राम में दो अलग से डॉटेड लाइन बनानी पड़ी थी. यही सुविधा है इसकी, ये इसकी आसानी है. अब आपके पास एक खाली टेल है, एक खाली हेड है. हेड से टेल तक ज्वाइन कर दीजिए, वही एडिशन होगा. ट्रायंगल की थर्ड मिसिंग साइड ड्रॉ कर दीजिए. ट्रायंगल की थर्ड मिसिंग साइड ड्रॉ कर दीजिए. देखिए, आई ड्रॉ दिस. मे बी आई कैन टेक अ डिफरेंट कलर सो दैट आई कैन कंपेयर द टू आंसर्स. कैन यू सी दैट? आई अश्योर यू यही इसका एडिशन रिजल्टेंट आर होगा. अब आपने कहा नहीं सर नहीं मानते, दोनों ने सेम आंसर दिया है. तो एक काम करते हैं, आपकी आंखों के सामने देखते रहिएगा, देखते रहिएगा. उठाया मैंने इसको, ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, ले गए. बताइए दोनों सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? इसलिए सेम है कि एक्चुअली ये जो है ये कुछ और नहीं है, बल्कि ये क्या है? लोअर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल है. ये पैरेललोग्राम का लोअर पार्ट बन गया है. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इट इज नथिंग बट लोअर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल. पूरा पैरेललोग्राम बनाने की आवश्यकता क्या थी? दैट इज द ब्यूटी ऑफ सीक्वेंशियल मोड. इसीलिए हमने आपको एक्सटर्नल एंगल कंसेप्ट बताया कि कभी मान लीजिए ट्रायंगल लॉ से ऐड करें, कोई एंगल पूछे तो बाहर वाला एंगल बता दीजिए, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे. समझ में आ गया कि नहीं मेरी बात? अब ये भी आपको सेम आंसर देगा. खाली टेल कहाँ है? यहां. खाली हेड कहाँ है? यहां. टेल से हेड करिएगा, हेड टू टेल ना करिएगा. यहां से यहां पंगा हो जाएगा. खाली ही टेल से खाली हेड तक ड्रॉ कर दीजिए, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा. आई अश्योर यू. कैन यू सी दैट आई हैव टू राइट थिकर बिकॉज आई कांट चेंज द पेन. व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर? Question is that because it is upper part of the parallelogram. Can you compare the two? First of all, compare कर लीजिए. Can you see that it is the same answer? Right, it is the same answer. क्यों ये same answer है?
क्योंकि ये अपर पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम बना दिया हमने। फंडामेंटल लॉ पैरेललोग्राम लॉ ही है, उसी से ट्रायंगल लॉ बन के कन्वीनियंट निकला है। इस स्टेज पे अगर अलाउ करें, देयर आर श्रेयांशी, उत्कर्ष, जाकी काइंड ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। I wish I could include more names, which I'll definitely, I'm sure I will do in the subsequent classes. I'll do, I'm sure. आप में तो बहुत ही अनसंग अभी टैलेंटेड लोग हैं जो धीरे धीरे क्लास की फ्रीक्वेंसी को पिक करके और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। एक क्वेश्चन लेते हैं, टफ नहीं है, अच्छा है, थॉटफुल है। देखें कितने लोग कर पाते हैं। अब उनका क्या होगा जो नेक्स्ट टाइम पे एंटर करेंगे, कितना रिकलेक्शन करेंगे सब। फ्रॉम द मास, लेंथ, टेम्परेचर, फोर्स रिप्रेजेंटेशन टू पैरेललोग्राम टू ट्रायंगल लॉ। बहुत पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ मेरे सपने में आता है। पिछले 28 सालों में हमने 1000 बार पढ़ाया होगा, क्योंकि इसको रिकलेक्शन करना होता है। सपने में पैरेललोग्राम बनता है मेरे, क्या करूं। यूनिट वेक्टर को कैप से लिखते हैं, इज बोलिएगा नहीं, करिएगा, हाथ उठाइएगा, हम आपकी कॉपी आके देखेंगे। बस हाथ उठाइएगा, हम आपके पास आ जाएंगे। नथिंग नथिंग, क्वेश्चन इज कंप्लीट। जाकी, कैन यू वॉक डाउन टू मी एंड ओके। सतर्क रहिएगा बेटा आंसर देने में। बताइए, कवर करिए हाथ से जल्दी से। उत्कर्ष, ढक लीजिए, पलट लीजिए। यू आर अ जीनियस, पलटिए। आता हूं, आता हूं। सही हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा, सही हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा। अरे कहाँ अभी पढ़ाया नहीं तो ये फॉर्मूला लिख के हमको इम्प्रेस थोड़ी ना करेंगे। एंगल निकालिए, क्या नाम है, हाँ वंश, आगे करिए, कुछ करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करिए। हमको आगे का फॉर्मूला नहीं चाहिए, आपने पढ़ लिया, हम जानते हैं। आराम से करिए। ओके, जिन्होंने दोनों ने कर लिया, कॉपी को पलट कर रखिएगा, नहीं तो और तो नहीं, हम नहीं भैया।
गुड कृष्यु। अब देखा ना, हमने कहा था ना अभी 3 लोगों का नाम नहीं, मैं अभी और लोगों का नाम दुआ करूंगा क्लास में। कहा था कि नहीं कहा था हमने? क्या बात है, पलट कर रखो। अरे ये तो क्लास के नहीं बोलिएगा, नहीं बस दिखाइएगा और कॉपी पलट देंगे, मतलब सही है आपकी, मैं पलट दूंगा। जब सब सही होगा तो मैं कॉपी पलट दूंगा, बोलिएगा नहीं, करिए। और कोई जब नहीं पलटा तो सोचते रहना है ना आपको। क्या आज ही की एक लर्निंग का असर नहीं पड़ रहा है इसमें? बस इतना बोलिए आप लोग, आज ही के एक लर्निंग का असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इंपॉर्टेंट थी कि नहीं वो लर्निंग? देखने में छोटी लगी थी कि नहीं लगी थी? हाँ, मेरे जहां तक को विश्वास है 3 लोगों ने सही आंसर दिया है। उत्कर्ष, कृषि एंड आर्यमन ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। अब धीमे से देखिए बेटा, सोचिए आज हमने किस चीज पे स्ट्रेस किया था? कई बातों पे स्ट्रेस किया था। अब आप लोग समझ रहे हैं किस बात पे स्ट्रेस कहां पे काम आ रहा है ना? अगर कॉपी देख लें तो ये भी हमको समझ में आएगा वो बात आपने यूज़ की है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही, वही बात यूज़ की है। आपकी कॉपी पलट नहीं, नहीं चुपचाप ऐसे दिखाइए, बिल्कुल सही आपने वही बात यूज़ किया है। पलट दीजिए कॉपी। सही है। उत्कर्ष यही किया है, दिखाइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब। Well, the answer is 120 degree. Answer is 120 degree and you have to remember that in sequence. गलती कर रहे थे कि नहीं आप काफ़ी देर तक? तो क्या इस चीज़ की का को सिखाना वर्थ था कि नहीं? क्या इस चीज़ को सिखाना वर्थ था कि नहीं? हमने आज मैथ्स की क्लास में आपसे क्या कह रहे थे? इतना सीखने के बाद भी आपके में वॉइड रह जाते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? आप में पॉट होल्स रह जाते हैं, उन्हीं पॉट होल्स को भरना मेरा काम है। श्रेयांशी ने जिस क्वेश्चन का आंसर दिया था वो क्लास 9 तो मैथ्स में बेस्ट था कि नहीं था? पर वो जेई मेंस में भी आया, ये भी बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और अच्छा क्वेश्चन था वो। आप देखिए जब सीक्वेंस में हो तो एक्सटर्नल एंगल देखना चाहिए। ये लड़का इतनी देर से परेशान था 60-60 बोल के। 90 वाले तो बहुत गड़बड़ जाकी ना। व्हाट्स नेम? विशाल। विशाल परेशान थे। आइए मैं आपको करके 2 मेथड से दिखाता हूं। पहले जैसे बच्चों ने किया, सुनिएगा मेरी बात पूरी क्लास। और ये लर्निंग, अब आप सोचिएगा कि जब हम एंगल बिटवीन 2 वेक्टर बता रहे थे तो आप सोचोगे छोटी सी बात, सर पीछे पड़े हैं हम लोग के, कि कॉमन टेल में हो कॉमन हेड में हो तो एंगल नाप लीजिए, ना हो तो एक्सटर्नल देखिए, यही लग रहा होगा ना। अब उसकी बच्चे एग्जाम में गलती करके, हमने आपको बताया था ना एक बच्चा हु इज़ नो मोर अनफॉर्चुनेटली, उसको गलती करके आया था वो, तब भी आईटी में सेलेक्ट हो गया था वो। वन ऑफ माई स्टूडेंट इन 2003 आयुष जोशी, उसने ही गलती करके आया था। बहुत शार्प बच्चा था, तब भी उसकी रैंक 1100 आ गई थी। अगर वो सही करके आता तो उसकी 800 हो जाती, पर तब भी वो आईटी में गया था। अब वो नहीं है दुनिया में समहाउ। देखिए बेटा, इन्होंने कहा है कि 2 यूनिट वेक्टर सम अप करें यूनिट को। अब आइए थोड़ा सा हम स्पेस में आपको दिखाएं, पहले आपको समझाएं कुछ बातें। मान लीजिए ये 2 यूनिट वेक्टर हैं, ट्रायंगल लॉस हमने इनको ऐड करना शुरू किया। मान लीजिए ये दोनों इस एंगल पे हैं, देखते जाइए, बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो मोनोटोनस लगेगा। इस पे देखिए, पैरेललोग्राम लॉ भी कर सकते हैं, पर ट्रायंगल लॉ थोड़ा ट्राई कर लें। मान लीजिए दोनों की लंबाई कितनी है? 1 फुट 1 फुट, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक। दोनों 1 फुट 1 फुट है, मान रहे हैं दोनों 1 फुट 1 फुट है। ट्रायंगल लॉस ऐड करने में क्या करना पड़ेगा? ऐसे ड्रॉ करना मना है, तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। आपको कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा? ये देखिए, ये हेड है, इस पे टेल रखना पड़ेगा।
आप बताइए, इतना ज़्यादा फैलाव है इनके बीच में, इतना ज़्यादा फैलाव है कि ये वेक्टर 1 फुट से बहुत बड़ा आने वाला है कि नहीं आने वाला है। अगर हम भला चाहते हैं कि ये वेक्टर भी 1 फुट को हो तो इसको मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। जाके आपका आंसर गलत कैसे? देखिए, ये 1 और ये 1 अगर 90 डिग्री होगा तो ये √2 नाप होगा पाइथागोरस थ्योरम से। अभी भी ज़्यादा है तो और इसको मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। और जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देगा तो ये 1 और ये 1 और ये रिजल्टेंट भी 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने लोग समझ गए इस बात को? कितने लोग समझ गए इस बात को? रेज दो हैंड। कितने लोग समझ गए इस बात को? नहीं समझे इस बात को? ये ट्रायंगल बना रहे हैं दोनों वेक्टर को। मान लीजिए ऐसे वेक्टर थे, अगर उनको ऐसे ऐड करते तो ऐसे ऐड करेंगे कि नहीं ट्रायंगल से? बोलिए हाँ या ना। एक के हेड पे टेल रखेंगे कि नहीं? हेड पे टेल रखेंगे कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। हेड पे टेल रखा। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? यहां से यहां तक होगा कि नहीं होगा? बोलिए हाँ या ना। कितना बड़ा, कितना फैलाव है इनके बीच में, कितना फैलाव है देखिए। और ये कितने फैले हुए हैं। ये वेक्टर इनका रिजल्टेंट आने वाला है। हमको वो भी 1 फुट का चाहिए। 1 फुट का चाहिए तो मोड़िए, 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 मोड़िए। अब 90 कर दिया तभी भी √2 हो जाएगा ये पाइथागोरस थ्योरम से। समझ रहे कि नहीं? और मोड़िए, और मोड़िए, और मोड़िए, और मोड़िए, और मोड़िए। जब ये 60 हो जाएगा तो ये 1 और ये 1 तो ये भी 1 हो जाएगा कि नहीं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोली हो जाएगा कि नहीं? और खट से विशाल ने 60 आंसर बोल दिया। कितना भोला है। ये सीक्वेंस में ड्रॉन है तो इसलिए यहां पे कौन सा एंगल देखना पड़ेगा? एक्सटर्नल। बाहर खींचेंगे इसको ऐसे करके तो ये 120 आंसर होगा कि नहीं? कितने लोग समझ गए आंसर? कितने लोग समझ गए आंसर? 120 आंसर होगा कि नहीं होगा? सब लोग समझ गए कि नहीं? इतनी देर से परेशान थे ये। राइट, राइट। आई विल डू इट द सेम थिंग इन पेज। मेथड 1। हमको नहीं पता वेक्टर किस डायरेक्शन में है, हमको पता करना है किस डायरेक्शन में है। पर इतना पता है दोनों की लंबाई 1 1 है, दोनों की लंबाई 1 है। मेथड 1 इस ट्रायंगल लॉ से। मेथड 1 किससे? ट्रायंगल लॉ से। आसान है क्योंकि दूसरे से भी कर देंगे। वेल, ये एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर अगर ये होगा तो इसको मैं यहां पे जब इसको सीक्वेंस में रखूंगा, यही मैं समझा रहा था आपको, दोनों बराबर है लंबाई में। दोनों क्या हैं? बराबर हैं लंबाई में। हाउ डू आई इंश्योर दैट दे आर इक्वल इन लेंथ? So that you can get to see a nice figure. I'll take 15 centimeter each. 15 ले लिया हमने ना? I think one of them should rotate the scale, नहीं? Oh, I have spoiled everything, I guess. Yeah. $15. अरे छोड़ो यार, हाथ से बनाते हैं ना बराबर लगभग लगभग बता दो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा। लगभग बराबर है ना? लुक्स लाइक इक्वल। अब मैंने ट्रायंगल लॉ से इसको ऐड करने के लिए इसको यहां रखा। ओ माय गॉड, इफ आई ज्वाइन दिस टू गेट द रिजल्टेंट, इट इज गोना बी वेरी ह्यूज रिजल्टेंट। बोलिए हाँ या ना? टू गेट अ यूनिट रिजल्टेंट, दिस कुएं को प्यासे के पास आना पड़ेगा। प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा, कुएं को प्यासे के पास आना पड़ेगा। यहाँ पे खत्म होना चाहिए इसका हेड। यहाँ खत्म होने के लिए हमने कहा तुम जरा सा बेटा गड़बड़ कर रहे हो, तुम घूमो। अरे घूमो, घूमो क्यों रहे हो? हाँ घूम रहे हो, तुम घूमो, तुम घूमो। अभी भी तुम बहुत दूर हो, पास आओ, पास आओ। तुम कहीं यहाँ आओ। ये भाई साहब तुम बन जाओ ए कैप। बोलिए हाँ या ना?
तुम बन जाओ बी कैप, और ऐसी जगह बैठो जहां पे दोनों के बीच का गैप भी लर्टेंट भी क्या हो, यूनिट हो, क्योंकि ये ऑलरेडी वन था, ये वन था, तो अगर ये भी वन चाहिए तो ये हैज टू बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो दिस एंगल हैज टू बी 60, बट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कैन ओनली बी रिपोर्टेड ए और बी व्हेन यू ड्रॉ व्हाट, एक्सटर्नल एंगल। हो गई ना मिस्टेक आज, हो गई ना, इंपॉर्टेंट बात थी कि नहीं? तो इसलिए जो एंगल हमको रिपोर्ट करना चाहिए वो 120 डिग्री रिपोर्ट करना चाहिए। कितने लोग समझ गए? रेज ऑफ हैंड, रेज ऑफ हैंड। तो दो वेक्टर यूनिट अगर 120 डिग्री पे होंगे तो उनका एडिशन भी यूनिट होगा। ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड उत्कर्ष, कृषिव एंड एवरीबॉडी, यू केप्ट ट्रैक ऑफ द फैक्ट दैट सीक्वेंस में एक्सटर्नल एंगल देखना चाहिए। मजा आ गया इस बात पे तो हमको। वेरी सेल्डम पीपल डू इट करेक्टली इन द फर्स्ट क्लास। राइट राइट। मेथड 2, थोड़ा नीट राइटिंग में लिखते हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज नीटर और इट इज डर्टियर, बट आई डिड समथिंग, वंडर व्हाट आई हैव डन। राइट, पैरेललोग्राम लॉ के भक्त हैं हम, ट्रायंगल लॉ नहीं पता, हम नहीं जानते। बेटा ऐसा है कि दो वेक्टर मैंने बराबर बराबर ड्रॉ किए, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप करूंगा जिससे कि दिखे कम से कम आपको। ये ड्रॉ किया और हमने यूनिट वेक्टर, और इतना ही बड़ा अंदाज से हमने ये ड्रॉ किया। दुख की बात ये है कि जब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा और कुछ रफली बना लें, और जब भाई साहब ये पहुंचेंगे तो बहुत ही ये स्ट्रेच्ड होंगे, बहुत लंबे होंगे, होंगे कि नहीं? बहुत खिंचे हुए होंगे, बहुत खिंचे हुए होंगे। अग्री और नॉट? कैन यू सी द मैच बॉक्स का कार्ट्रिज, और आई हैव समथिंग हियर टू, मैच बॉक्स का कार्ट्रिज को अंदर निकाल लीजिए, उसको एक कोने को दबाइए तो एक डायगोनल उसका छोटा होता जाएगा, एक डायगोनल स्ट्रेच होता जाएगा। तो खिंचा हुआ डायगोनल हमारा आंसर आ रहा है, जो कि गलत बात होगी। लग रहा है कि नहीं? तो ये स्ट्रेच ना हो तो इसके लिए हमको कहेंगे तुम फैलो थोड़ा, तुम फैलो, तुम फैलो, तो ये छोटे होते जाएंगे कि नहीं? एक सिचुएशन, तो ये पक्का गलत बात है, ये पक्का गलत बात है। सब जान गए कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा तो हम कहेंगे कि तुम थोड़ा फैलो, तुम थोड़ा फैलो, इतना फैलो, इतना फैलो, केवल अंदाज से कर रहे हैं अभी, इतना फैलो कि तुम्हारा जो डायगोनल बने वो तुम्हारे बराबर ही बन जाए। ओके, जो तुम्हारा डायगोनल बने वो तुम्हारे बराबर ही बन जाए, ये वाला डायगोनल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, मतलब तुम ए कैप और बी कैप तुम ऐसे हो, ए कैप और बी कैप तुम ऐसे हो कि तुम्हारा डायगोनल जो आए, तुम्हारा डायगोनल जो आए वो तुम्हारे ही बराबर लगभग आए। कहने का मतलब ये दबा हुआ डायगोनल, मैच बॉक्स से कार्ट्रिज कर, बचपन में सभी सब काम करते रहते हैं, दबाइए। देखिए बेटा, स्पेस परसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक बात आपसे पूछूं अगर, तो आप बताएंगे मेरे को क्या? चलिए मैं बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताएं जरा सा। ये क्यूब है, सब देख पा रहे हैं? क्यूब है, सब जानते हैं क्यूब के बारे में। ये एक फेस है, इसका ये डायगोनल है, सब देख पा रहे हैं? एक फेस ये भी दिख रहा है आपको, इसका भी डायगोनल ड्रॉ कर दिया। बोलिए हाँ है ना? ड्रॉ कर दिया कि नहीं? बोलिए अग्री और नॉट? ये देखिए डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं इस फेस का डायगोनल, इस दीवार का डायगोनल, इस दीवार का डायगोनल ड्रॉ किया हमने। दीवार का डायगोनल है, देख पा रहे कि नहीं?
दीवार के डायगोनल, दोनों के बीच में कितना एंगल, दोनों के बीच में कितना एंगल, 60 डिग्री बनेगा। ये डायगोनल के बीच में 60 डिग्री बनेगा। ये डायगोनल और इस डायगोनल के बीच में कितना एंगल, रीजन बाद में पूछेंगे, गलत सही है भी बाद में बताएंगे। कितना एंगल बनेगा, नाइन्टी डिग्री। 90 डिग्री बिकॉज दीज टू फेसेस आर एट 90 डिग्री, राइट। कोई थर्ड है ना आंसर, कितने 90, रेज ऑफ हैंड, कितने 60, यू से 60, क्यों 60 विशाल, क्यों 60, बिल्कुल रही रीजन, दोनों जीनियस है। तीसरा डायगोनल ये ड्रॉ कर दिया। अब तीनों डायगोनल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। तो क्या ये एंगल 60 होगा कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। तो स्पेस में कुछ भी हो सकता है, स्पेस में कुछ भी हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से स्पेस में काम करना चाहिए। स्पेस की जहां बात है तो सोचना चाहिए थोड़ा। तो हमने इसके खिंचाव को ऐसा रखा दोनों के बीच में कि डायगोनल भी उतना बड़ा है। अब एक थ्योरम आप जानते होंगे, अब उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला है। एक थ्योरम जानते होंगे, कौन सी थ्योरम भाई, बहुत सी थ्योरम आपने जानी थी। वो थ्योरम को कितना जरूरी है ट्रैक रखना। एक थ्योरम देखी होगी आपने, क्या, कोई भी अरे गहरे पैरेललोग्राम में क्या सुविधा नहीं होती जो कि रोम्बस में होती है। इसमें कोई सुविधा नहीं है, नहीं है कोई सुविधा, पर इसमें कोई सुविधा है। ये ना बोलिएगा साइड्स इक्वल हैं प्लीज, इससे इसीलिए तो रोम्बस होता है। इतनी छोटी बात सुनने के लिए हमने क्लास नहीं पढ़ाई है। इसमें कौन सी सुविधा, बहुत अच्छा आंसर, रोम्बस के डायगोनल ही 90 डिग्री पे काटते हैं, बाकी इसके ये 90 डिग्री होता है, बाकी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी तो बिल्कुल गारंटी नहीं है ना, ये 90 डिग्री होता है। यू कैन प्रूव इट ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्टरनेट एंगल एंड ऑल दैट से कंफर्टेबली यू कैन प्रूव इट, वो पता है। अब आपको पता है कि इस केस में चाहे ये हो चाहे ये हो, है तो ये रोम्बस ही ना। अरे भाई ये वन तो ये वन तो होने ही पड़ेंगे यार, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम नहीं रोम्बस है। ये वन हम चाहते हैं ये भी वन हो, हम चाहते हैं रिजल्टेंट भी क्या हो, बोलिए क्या हो, रिजल्टेंट भी यूनिट हो, यही चाहते हैं कि नहीं होता। अब ये वन तो ये वन, अरे भाई ये वन तो ये एंगल इक्विलेटरल, तो ये एंगल कितना 60 डिग्री, बोलिए हाँ है ना। ये वन तो ये एंगल कितना 60 डिग्री, दोनों वेक्टर कॉमन टेल में, तो टोटल एंगल कितना, हम तो जबरदस्ती रोम्बस के 90 डिग्री वाली बात बताए, वो आगे यूज होगी, पर हमने कहा एक बात आई है तो उसको कर लें, हमको तो करने की जरूरत ही नहीं थी। हमने केवल इस बात से कर लिया इसको कि पैरेललोग्राम है और डायगोनल भी यूनिट तब होगा जब दोनों साइड्स 120 डिग्री पे होंगी। ये बात अलग है 90 डिग्री क्यों बताया था। 90 डिग्री इसलिए बताया था कि इस वाले डायगोनल की लंबाई, हालांकि अभी क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज ना होइएगा, इस डायगोनल की लंबाई पूछें तो ये कितनी आएगी, कोई बताए, इसकी जरूरत नहीं, ओरली बताइए इसकी लंबाई कितनी आएगी, जरूरत नहीं है। बोल दीजिए जो आंसर है, इसकी लंबाई 2 आएगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमने थ्योरम आपको याद कराई है तोते की तरह। किशु थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं चाहे तो, उससे निकाल लें, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें, हिंट दे रहे हैं, जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया 120 डिग्री,
हमने ऐसे ही पूछा कि इस डायगोनल की लंबाई कितनी, तो आप बताएं। अरे छोड़ो, कुछ नहीं, आंसर बोलो बेटा। रूट थ्री आइए सुनिए कैसे, जरूरत नहीं है। ये बताइए, क्या कोई भी पैरेललोग्राम में, रोम्बस तो बड़ी चीज हो गई, कोई भी पैरेललोग्राम में क्या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं? तो ग्रीन इज इक्वल ऑरेंज और नॉट, बात नंबर एक। दूसरी बात ये 90 डिग्री है, बोलिए हाँ है ना? यहां से यहां तक कितना हो गया? हाफ। ये भी तो बाइसेक्ट हुआ। ये कितना है? 1। ये 90 डिग्री। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये 90 डिग्री है ना, तो हाइपोटेन्यूज 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है? 1/2 स्क्वायर। बोलिए हाँ है ना? तो ये कितना आ गया? 3/4। तो बेस कितना आ गया? √3/2 आ गया। बोलिए आ गया कि नहीं? बेस कितना आ गया? √3/2 आ गया। पर जो बेस आया है वो हमारे डिजायर्ड लेंथ का आधा है कि नहीं? तो कितनी लंबाई हो गई? √3 हो गई। तरीका नंबर एक। तरीका नंबर, जरूरत नहीं थी, लिखिए मत, मैं एक बात बताई मैंने। ये क्यों इतना लंबा तरीका यूज किया आपने भाई? क्यों तरीका यूज किया? ये दूसरा तरीका, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 60 है। इस 60 के लिए ये क्या है? बेस। ये क्या है? हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? बोलिए, tan 60 हो गया कि नहीं? हाँ है ना? tan 60 कितना होता है? √3। परपेंडिकुलर कितना होगा? √3 इंटू बेस। बेस कितना है बेटा? बेस कितना है? हाफ। √3/2 दुगना √3। 90 डिग्री का ये फायदा उठाया। चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, चाहे ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए। तो हाँ, छोड़िए, ये बात थी। तो अब मैं नेक्स्ट टर्म में मिलूंगा और तीसरा मेथड हम लोग लेंगे वेक्टर एडिशन का। तीसरा मेथड होगा एनालिटिकल मेथड। आप लोग ने सुना होगा उसका नाम, R² = A² + B² + 2AB cos अल्फा। और वंश tan θ = B sin अल्फा अपॉन A + B cos अल्फा। ये दो फॉर्मूले क्या हैं, ये क्या काम करते हैं? ऑल दैट इन द नेक्स्ट टर्म ऑन फ्राइडे एट 3:30 मैथ्स। अभी मैं कहूँगा कुछ बच्चे जो मतलब कंबाइंडली मैथ्स फिजिक्स में आए, उसका रीज़न है कि जो मैथ्स में भी टूल हो रहे हैं वो भी फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड हैं, दे आर ऑल रिक्वायर्ड। तो इट विल ओनली एनहांस देयर लर्निंग। हमारा कहना केवल इतना है, बाकी योर चॉइस।